चलिए, पहला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। आपके पास है 4 ऑप्शन, बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, एंजाइम। वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों या साइट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा में पाया जाता है तथा चर्म का मतलब स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? आपके पास है 4 ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। तो विटामिन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए स्कर्बिक एसिड इज द राइट आंसर। विटामिन सी अभी काफी चलन में भी है, आपको पता है विटामिन सी बहुत जरूरी है कोविड के लिए, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? यहाँ पे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है फिजिक्स का, 100 वॉट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे तक चले तो बिजली खर्च क्या होगा? देखिए, आपके घर में बिजली यूनिट आती है, राइट? बिजली की जो बिल आती है तो ये वो यूनिट में आती है, इसे हम कहेंगे इकाई। तो 1 यूनिट ये बराबर होती है 1 किलोवाट आर के। ये किलोवाट आर क्या है? किलोवाट आर का मतलब ये हुआ कि 1000 वाट का बल्ब, या यूं कहें कि कई सारे अप्लायंस को मिला के 1000 वाट यदि 1 घंटा तक चले तो जितना बिजली खर्च होगा उसे ही हम 1 किलोवाट आर बोलते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बिजली जो बिल निकाली जाती है वो एक तरह का वर्क होता है, ठीक है? बिजली जो वर्क करती है वही बिल के फॉर्म में आता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। और पावर यहाँ पे कितनी है देखिए, तो यहाँ पे पावर है 100 वाट, ठीक है? तो आप यहाँ पे 100 वाट पुट करेंगे और टाइम है 10 घंटे, यहाँ पे पुट करेंगे 10 घंटे, तो ये हो जाएगी 100 इंटू 10,000 वाट आवर। मगर मैंने कहा है कि 1 किलोवाट आवर में होता है 1 यूनिट, तो इसका यूनिट यदि आप निकालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? चूंकि 1000 वाट आवर है तो किलोवाट के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास यदि मान लीजिए ग्राम है, ठीक है, तो यदि किलोग्राम में चेंज करना है जस्ट उसी के तरह में यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे 1000 ग्राम यदि आपके पास है तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम 1000 में चेंज डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर, ठीक है? तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो आया कितना वैल्यू देखिए, तो 1000 100 इंटू 1000 मतलब 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1 यूनिट। नेक्स्ट करेंगे, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है, ऑप्शन ए। इस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज से प्रकाश लेती है पौधे और मिट्टी से खनिज लवण और वाटर लेती है और खाना बनाती है। फ्यूज के तार होते हैं? फ्यूज के, तो यहाँ पे बताते चले कि जो खाना बनता है, जो शुगर बनता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज के तार होते हैं, फ्यूज में जो तार यूज होता है वो क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, उसका जो गलनांक होता है वो कम होता है, तभी तो वो उड़ेगा। यदि ज़्यादा गलनांक वाला आप फ्यूज लगा देंगे तो पता चला आपका वायरिंग ही जल गया है ना, फ्यूज गलेगा ही नहीं। तो इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं। अगला है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण मतलब कि संरक्षण करता है, बचाता है? जैसे कोई भी खाना यदि आपको प्रिजर्व करके रखना है तो सोडियम बेंजोएट आप यूज करेंगे, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी की बल्ब में फिलामेंट के रूप में, ये जो फिलामेंट होता है, यूज होता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टंगस्टन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वही यूज होता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, या दोनों के समान, या किसी के समान नहीं? तो ऑप्शन सी तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर, यहाँ पे +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पावर लेंस, ये जो डायोप्टर है ये पावर है, ठीक है? पावर का जो लेंस का पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। तो पावर फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है? 1 फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दीजिए तो 1 पावर हो जाएगा। मगर ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब पावर किसमें हो, ध्यान से देखिएगा, पावर डायोप्टर में हो, ठीक है? डी इसका ये होता है कैपिटल डी, और ये मीटर में होगा। फोकस जो होता है वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है? तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बाय पावर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 100
बाई पावर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 50, इसका मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो। पढ़ने में काम आने वाले लेंस ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है, जिसकी जैसी दृष्टि दोष है उसके हिसाब से वो यूज होता है। तो अवतल भी होगा, उत्तल भी होगा, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है N2O, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः जो गैस है वो क्या है? मीथेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टरबाइन व डायनेमो से प्राप्त बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो टरबाइन यदि है, कोई भी टरबाइन हो, जैसे टरबाइन इस तरह का होता है, आपको पता है, विंड टरबाइन की हम यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी होता है, एक तरह का गतिज ऊर्जा है। तो मैकेनिकल एनर्जी या हिंदी में कहें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को ये क्या में, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे गतिज नहीं बोल के यांत्रिक ऊर्जा हम कहेंगे, तो कई बार गतिज भी यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को ये चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा भी लिखा जा सकता था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह का मतलब शुगर, डायबिटीज, तो ये होता है इंसुलिन की, ये में ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिंक के कारण होता है ये, ठीक है, जिंक की कमी के कारण, तो ये भी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह, अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ऑप्शन बी जर्मेनियम इज द राइट आंसर। तो जर्मेनियम की आपको 32 होती है एटॉमिक नंबर, आपको पता होना चाहिए, Ge इज द एटॉमिक सिंबल। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो 206 होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ इस तरह का होता है, ये नाभिक है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ जो है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहती है। और ये नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने ही बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि नाभिक में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये, ठीक है, और पूरी की पूरी जो मास होती है एलिमेंट की वो नाभिक में कंसंट्रेटेड होती है, ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। तो ये चीज भी याद रखेंगे आप, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने और पॉजिटिव बताया था ये भी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस क्या है? तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, अग्नि नाम जुड़ा है? अग्नि क्या है? ये भारत सरकार द्वारा तैयार की गई मिसाइल है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाले रोग है? HIV आपको पता है क्या होता है? एड्स होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C भी लैंग्वेज है, 14 भी लैंग्वेज है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फास्ट, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक, प्रेशर जो गेज होता है उसका यूज नहीं करते हम लोग। तो ये क्यों करते हैं, नहीं करते? क्या महंगे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता? तीसरा ऑप्शन, इनका प्रयोग निरापद नहीं है। निरापद का मतलब ये सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है। चौथा ऑप्शन, ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, बिल्कुल चोक हो जाता है ये, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो द्रव कौन सा है? तो ये पारा धातु जो है, जिसकी Hg हम लोग कहते हैं, तो ये जो है द्रव होता है, लिक्विड होता है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो क्या है? तो हीरा है, आपको पता है, डायमंड, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? खनिज का मतलब मिनरल, यहाँ पे खनिज से बेहतर होगा अयस्क बोलना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि खनिज जो होता है वो थोड़ा मिट्टीदार पदार्थ होता है, बट अयस्क जो होता है उसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर। तो कौन सा ओर आपको बताना है? तो यहाँ पे हेमेटाइट इज द राइट आंसर। हेमेटाइट, सिडेराइट, आपको पता है कि ये अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, लिमोनाइट, पायराइट, सिडाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हेमेटाइट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये आंसर सही होगा, इससे लोहा निकाला जाता है और ये काम होता है ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रक्रिया होती है जिसमें कोक अलग से मिलाया जाता है, कोक भी इसमें मिला देते हैं और तब जाके इसको भट्टी में ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। तो युगदिशा को किस जगत में रखा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोटिस्टा।
यूग्लिना बता दें, ये एक प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ जो है वो, इसका जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ किस किंगडम में आता है? तो प्रोटिस्टा किंगडम। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ किस किंगडम में आता है, तो आप आंसर लिखेंगे प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 2, कवक में अभाव होता है, क्या की कमी होती है कवक में? तो क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो ऑप्शन डी मॉस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन से पुष्पीय पौधे हैं जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट? तो एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन शीत रक्त मीन्स कोल्ड ब्लड क्रिएचर कौन सा है? आपको बताना है। तो मेढक इज द राइट आंसर। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है मीन्स मल्टी सेल्यूलर? थोड़ा बता दें, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जिसमें अलग अलग तरह के कोशिका पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। और ऐसे जीव जब एक ही तरह के सेल पाए जाते हो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, एक तरह के सेल्यूलर, एक कोशिकीय जीव। जैसे एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है अमीबा, राइट। और बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल जैसे कोई जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे मैक्सिमम, जैसे हम लोग हैं, लायन है, टाइगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पाइरोगैरा। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा पाया जाता है? थोड़ा समझ लेते हैं समांतर सिरा होता क्या है। देखिए, पत्ते दो तरह के होते हैं। आप देखेंगे इस तरह का एक वेन होता है, इस तरह का आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग है। तो इस तरह के आपको पत्ते मिलेंगे, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेन। और एक पत्ते मिलेंगे जैसे आम के पत्ते होते हैं, तो उसमें जो आप वेन देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह का होता है, तो इसे हम कहते हैं वेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये वेन है, सिरा ऐसे कहते हैं। तो दो तरह के वेन, इसे हम नेटेड वेन कहते हैं। तो दो तरह के आपको पत्ते मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है? तो इसे हम कहते हैं मोनोकॉट। एक बीजीय पत्री जो होते हैं ना, उसमें ये समांतर सिरा पाया जाता है। अब एक बीजीय पत्री का क्या एग्जाम्पल है आप जानना चाहेंगे जरूर, तभी तो आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मोनोकॉट का मतलब होता है, क्या होता है समझाऊंगा मैं। एग्जाम्पल जैसे चावल हो गए, मीन्स आप गेहूं हो गया, मकई हो गया, ये सब एग्जाम्पल मोनोकॉट का है। और डिकॉट का एग्जाम्पल क्या है? तो यह जैसे चना है, मटर है, पंपकिन जो है उसके दाने। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डिकॉट का। अब ये होता क्या है थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, मोनोकॉट का मतलब ये हुआ जैसे चावल के दाने इस तरह से होते हैं, इसमें दो पार्ट तो होता नहीं है। तो चावल के दाने को आप ऐसा नहीं कि कट कर देंगे और लगा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि धान जो होता है, पैडी जो होता है, उसे लगाना होता है, राइट। आप आगे देखेंगे कि गेहूं के दाने इस तरह से होते हैं। इसे आप बीच में तोड़ दें, ब्रेक कर दें, डिटैच कर दें, तो अलग अलग यदि आप लगाना चाहें तो ये नहीं लगेगा, इससे पौधे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह के दाने को हम लोग कहते हैं मोनोकॉट। इस तरह का सीड को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। दूसरी ओर जैसे चना है, ग्राम है, तो ग्राम को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीच से आप तोड़ दीजिए। ये ग्राम चना है ना, बीच से आप बीच में तोड़ दीजिए, इस तरह से अलग अलग लगा दीजिए, देखिएगा उस दोनों में जर्मिनेशन हो जाएगा, में इससे पौधे निकल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइकॉट। एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मटर के दाने बीच में तोड़ के अलग कर दीजिए, अलग अलग लगा दीजिए, तो उससे जर्मिनेट हो जाएगा, प्लांट नया प्लांट बन जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दूं? तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। टॉर्सन नामक प्रक्रिया में किसका सिरा असममित हो जाता है, मतलब असिमेट्राइज हो जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, घोंघा। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषक पाए जाते हैं? स्वपोषी का मतलब क्या है? स्वपोषी का मतलब ये हुआ कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट, सूरज की रोशनी मिली, प्लांट बना लिया खाना, है ना, जैसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, जैसे एनिमल, जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे, लायन है, हम हैं, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोप्स, विषमपोषी। हम लोग विषमपोषी का एग्जाम्पल है, ठीक है। या तो हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है या दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, राइट। मीन जैसे लायन एक दूसरे एक एनिमल पे डिपेंड होगा, वो उसे खा लेगा, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीवाणु। तो यहाँ पे आप समझेंगे। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 चेंबर होते हैं।
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। दूसरा क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन लंबा दिख रहा होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे है कि द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो रीजन है, यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखाऊंगा, जैसे ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर है, हमें पता है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, ये अर्थ हमारी धरती में आता है। एंड ये जो आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री 23.5 मतलब 23.5 डिग्री साउथ में, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मीन्स मकर रेखा। दिस इज कर्क रेखा एंड दिस इज मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है ना, रीजन है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो है काफी अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के आपको प्लांट मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, इस तरह से। तो इस जगह को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये हम कहते हैं इसे मेगा डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या इंडिया हमारे इसमें आता है या नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगा एग्जाम के लिए। देखिए इसमें कुछ कंट्रीज आती है, जैसे ब्राजील है, कोलंबिया है एंड मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। मेडागास्कर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया भी है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन आपको दिख रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच में जो आपको क्षेत्र देखिए इंडिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। इसका मतलब है इंडिया इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम जिसे कहते हैं, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो आर.एच. व्हाइटेकर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्पीसीज। अब ये है क्या, देखिए क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई हम लोग करते हैं, मीन्स जैसे हम घर में करते हैं ना कि बुक्स को अलग अलग जगह पे, यदि क्लास 5 की बुक है तो हम अलग जगह रखते हैं, क्लास 6 की बुक है तो अलग जगह रखते हैं, इस तरह से। या जैसे जूते चप्पल है तो उसे हम अलग जगह रखते हैं, सब्जियां अलग जगह रखते हैं, तो इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। उसी तरह से जितने भी पशु पक्षी हैं, ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे, तो उसे भी हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, राइट, उसके बाद एनिमल्स हैं, और जैसे बहुत तरह के जैसे मॉस्किटोज वगैरह है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि 5 किंगडम में से हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई है वो स्पीसीज है, राइट। सबसे जो छोटी इकाई वो क्या है, स्पीसीज है, इसलिए हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे हमारे बॉडी में आई है ना, ईयर है, लेग है, इसी तरह से हमारे बॉडी में ये सारी इकाइयां हैं, लेकिन ये सारी ऑर्गन्स है, राइट, ऑर्गन है ये। लेकिन सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, सेल है, राइट, कोशिका जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो उसी तरह से क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कहते हैं स्पीसीज। तो सो ऑप्शन ई, जो हम हिंदी में कहते हैं जाति, राइट। प्रोटोजोआ किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है, तो यहाँ पे प्रोटिस्टा। याद रखने के लिए मैं बता दूं, पी प्रो से प्रोटोजोआ एंड प्रोट आपको यहाँ पे भी प्रो दिख रहा है, तो ये प्रोटिस्टा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोटोजोआ, राइट। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फंजाई फंजाई क्या है? तो फंजाई ऑटोट्रोप्स है या हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप दोनों है या क्या है? तो ऑप्शन डी हेटरोट्रोप है ये। हम इसे कहते हैं विषम पोषी, हिंदी में इसे हम कहते हैं विषम पोषी। और ऑटोट्रोप्स को हिंदी में कहते हैं हम स्वपोषी, मीन्स अपना खाना जो बना सकता हो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोप। जैसे एग्जाम्पल ऑटोट्रोप्स का क्या है,
तो प्लांट है। और हेटेरोट्रॉप्स का कौन सा एग्जांपल है, जैसे फंजाई है एंड जैसे एनिमल्स है, हम लोग हैं तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक है, विषमपोषी, राइट। चलिए, ये चिटिन क्या है ये आपको बताना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से। तो ये क्या होगा आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर होगा टफ कॉम्प्लेक्स, आपको बताना है तो शुगर आंसर होगा। दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मशरूम क्या है आपको बताना है, तो मशरूम एक एग्जांपल है फंगी का, राइट। हमें पता है मशरूम कैसे पैदा होता है, तो मशरूम सड़ी गली जो चीजें होती है ना, तो उसे आप जब फेंक देते हो तो उसी से मशरूम जो है वो ओरिजिनेट होता है, राइट। तो मशरूम क्या है हुआ, ये एक फंगस ही है, इसमें फंजाई हो जाते हैं बेसिकली, फिर इस तरह से आप ये मशरूम खाने में यूज किया जाता है, तो इस तरह से मशरूम क्या है, फंजी। एंजियोस्पर्म क्या है, तो एंजियो का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म में जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले जो पौधे होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इसमें एंजियो का मतलब क्या है, तो एंजियो का मतलब है कवर्ड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और स्पर्म का मतलब क्या है, तो स्पर्मा का मतलब है, स्पर्म का मतलब है सीड, याद रखेंगे, स्पर्म की मतलब होती है सीड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश टर्म भी यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे आपको 50 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, एंड यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आपको कौन सा यूज आएगा, तो C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। यदि सेल्सियस और केल्विन में करना होगा तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, और फ़ारेनहाइट से केल्विन करना होगा तो ये दोनों के बीच का रिलेशन, इस तरह से करेंगे आप। जैसे यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है ना, तो हम C के जगह में क्या लिखेंगे 50, यहाँ पे दिया है तो 50 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50/5 F-32/9, यहाँ पे 5 10 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा F-32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 10 जा 90, यहाँ पे F-32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको उस तरफ लेके चल जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 90 + 32, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 122, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 दी हुई है और न्यूट्रॉन जो दी है वो दी हुई है 20। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो हमें पता है जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट यहाँ पे प्रोटॉन तो दी नहीं है, मगर हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन 18 है इसका मतलब प्रोटॉन भी कितना होगा 18 होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो ये 20 + 30 क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन सी थायरोक्सिन में ये मिली होती है। देखिए आयोडीन मिली होती है इस हार्मोन, आपको पता होगा कि थायराइड से जो है थायरोक्सिन निकलती है, राइट। ये आप थायराइड ग्लैंड देख रहे हैं, तो महिलाओं में या बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हालांकि सब में हो सकती है। आपको पता है एक रोग हो जाता है घेंगा रोग जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में से ग्वाइटर कहते हैं, तो गला जो है वो फूल जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें पता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि होता यह है कि ये थायराइड जो ग्लैंड है यहाँ पे आयोडीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और यदि ये नहीं मिली तो ये इस तरह से फूल जाता है, जिसे हम घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछा गया था यहाँ पे, आप देखें पीछे बोला कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो डेफिनेटली ये हार्मोन कौन सा होगा, तो थायराइड में निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, CO समूह का आबंध क्रम क्या होगा। आबंध क्रम को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है CO का क्या होगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे कैसे, ट्रिक मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखिए बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की हम बात करते हैं और एक नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, मीन्स N2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दो नाइट्रोजन का जो
यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों नाइट्रोजन जो बॉन्डिंग होगा वो किस तरह का बॉन्डिंग होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 7। तो आप जब कन्फिगरेशन आप यहाँ पे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये हो जाएगा 2 और 5, राइट। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। कैसे भी हमें पता है वैलेंसी का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या तो चाहिए या तो ये लेगा या तो ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। यदि एक मेटल है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यदि ये नन मेटल है तो ये इसे चाहिए होगा। तो नाइट्रोजन एक नन मेटल है, तो यहाँ पे 2 5 इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। इसका मतलब इसका वैलेंसी 3 हो गया। इसका मतलब आप समझिए इसकी यहाँ पे बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, 3 बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 होगा। अभी थोड़ा सा रुकिए, मैं और बताता हूँ, यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे समझनी जरूरी है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 हो गई इसकी नाइट्रोजन की, राइट। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का मतलब N2 की, ध्यान रखेंगे N2 की ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब आपको यदि अलग अलग क्वेश्चन दिया रहे तो आप कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे CO दिया हुआ है, ठीक है, ये तो कंपाउंड है, यौगिक है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए CO में आप एटॉमिक यहाँ पे टोटल एटम्स कितने निकालिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एटॉमिक टोटल जो एटम्स है वो 14 है, राइट। तो 14 जो है आप यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है N2 था, तो एक नाइट्रोजन का 7 होता है, और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे N2 है ना, 2 नाइट्रोजन, तो 7 × 2 = क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 14 जब नाइट्रोजन का था तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3 था, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर जब इसका 3 था, उसी तरह से CO का भी जो है वो 14 निकल रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे डी इज द राइट आंसर 3। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है CO+ का, इसका हमेशा याद रखेंगे 3.5 होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यदि कोई और भी क्वेश्चन दे दी कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें, कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे देखिए 14 से नीचे जब आएंगे तो 13 हुआ, मान लीजिए कि टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 13 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नीचे आ रहे हैं तो इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, मतलब 3 में 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5 होगा। फिर एक नीचे आएंगे, मीन्स जिसका 12 हो उसका क्या होगा, तो हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 2.0। उसी तरह से ये आप 14 से ऊपर जब जाओगे, मतलब 15 यदि हो जाए तो इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा, मतलब हो जाएगा ये 2.5, मतलब 0.5 माइनस होगा। फिर 16 होगा तो उसका भी माइनस होके तो हो जाएगा 2.0। तो आप हमेशा ये वाला बेस याद रखें, 14 का 3 होता है, तो आप आगे पीछे करके आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए ऑक्सीजन का आपका निकाल दे, O2 का निकालने दे तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का 8 होता है, राइट। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 का आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 16 है तो 16 में कितना निकला है, 2 निकला है। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तो इस तरह से आप आराम से किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कैसा वेव है, देखिए साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब कि अनुदैर्घ्य का मतलब है कि ये इस तरह से जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आगे पीछे ऐसे करते आएंगी। और दूसरी एक होती है इस तरह से जाती है, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनि होती है ना वो एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, याद रखेंगे। और ये एक मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या, ऐसा वेव जिसे मीडियम की जरूरत हो, बिना मीडियम का ये जा ही नहीं सकता है मैकेनिकल वेव। वायु के लिए मीडियम चाहिए, आपको पता है वैक्यूम में ये नहीं जा सकती, निर्वात में ये जा सकती है क्या, कभी नहीं। वायु कभी भी निर्वात में नहीं जा सकती है, क्यों, क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये, इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, बट उसमें आंसर मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी होगा वो, आप वहां प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। देखिए तो यहां से मैंने चीजें बता दी।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना मिनट लगता है? देखिए 8 मिनट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है देखिए कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो टाइम अलग अलग लगती है, क्योंकि देखिए ये है सन, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी की जो पोजीशन है अलग अलग समय में अलग अलग होती है, जैसे जून में यहाँ पे है, मार्च में यहाँ पे है, दिसंबर में यहाँ पे, आप सितंबर में देखेंगे तो यहाँ पे। तो इस तरह से जो अर्थ मूव करती है तो अलग अलग समय पे अलग अलग, तो यहाँ पे देखिए सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय में पहुंचेगा, ये सबसे दूर देख रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। मगर इसकी जो एवरेज होती है उसको हम लोग मान के चलते हैं 8.20, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो आप लिख सकते हो 8 मिनट में। चलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पे देखिए अदिश राशि का मतलब हम इसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब ऐसा होता है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। और जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों चाहिए उसे हम कहते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण दोनों चाहिए उसे हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर का जैसे एग्जांपल हो गया आपका फोर्स, ठीक है, एक्सेलेरेशन, ये सारा क्या है? तो ये वेक्टर है। बट स्केलर का एग्जांपल आप देखें तो जैसे हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक अदिश राशि है। जैसे प्रेशर मतलब दाब, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आप इस चीज को, इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, आइकन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, तो यहाँ पे देखिए दाब एक अदिश राशि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे विकृति जो है उसकी मात्रक नहीं है। विकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल बाई एल। इसका मतलब क्या है? डेल एल का मतलब है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इस चीज को आप समझेंगे, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ क्या है भाई, ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता ये है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, अब इसको फोर्स लगा के आप ऐसे खींच ले रहे हैं इसको। आप मान लीजिए आप रबड़ ही है आपके पास, ठीक है, तो आप ऐसे खींच रहे हैं इसको। अब खींचने के बाद क्या होगा? इसमें कुछ तो चेंज आएगा ना, इसका जो लेंथ है वो कुछ बढ़ेगा। मान लीजिए कि इतना बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए ये चेंज होके डेल एल बढ़ा, मान लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल एल। तो हमने वही रखा चेंज इन लेंथ डेल एल, और ओरिजिनल जो लेंथ था इसका, ठीक है, ये एल, दोनों को डिवीजन कर देंगे तो वो स्ट्रेन निकलेगा, मतलब विकृति निकलेगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए आपका लेंथ, ऊपर जो लेंथ है उसकी यूनिट में मीटर होगी और नीचे की भी मीटर होगी, तो मीटर मीटर कट के खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट बचेगा नहीं। तो विकृति विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया जो होता है इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के सम्मान में पास्कल भी कहा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, इसका N2O होता है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए तत्व, धातु को हम लोग कहते हैं मेटल। तो मेटल क्या होता है बेसिकली? जैसे मान लीजिए कि आयरन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं Fe, या कोई एल्युमिनियम है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें तो एलिमेंट ही है। एलिमेंट का मतलब प्योर फॉर्म, तो धातु एलिमेंट ही होता है। मगर अधातु का मतलब है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल भी क्या होता है? तो नॉन मेटल भी एक एलिमेंट ही है। जैसे एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये क्या है? तो ये भी एलिमेंट ही है। गैस क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है। हमने कहते हैं ना कि गैस क्या है? एक मिश्रण है, मतलब ये मिक्सचर है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। और उपधातु का मतलब क्या होता है? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसी सब्सटेंस है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों का गुण मिलता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उपधातु। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है, टीन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पानी का पीएच मान क्या होगा? तो पानी क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन का 7 होता है, हमें पता है कि पीएच मान 1 से 14 तक होता है, राइट, और उदासीन का ये 7 होता है, और
अम्ल का ये 7 से कम होता है, लेस देन 7 ये होता है अम्ल का, ठीक है, याद रखेंगे 7 से कम। और 7 से अधिक किसका होता है, 7 से अधिक ये होता है क्षार का, मतलब बेस का होता है, याद रखेंगे क्या किसका होता है, बेस का मतलब क्षार का होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पे जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 7। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसका किसे कहते हैं, तो लेवोजियो को कहते हैं, लेवोजियो आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है, तो ग्रीन हाउस आपको पता है कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी को गर्म कर दे रही है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो इसमें सारी गैसें ही होगी, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एड्स किसके कारण होता है, एड्स देखिए विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो ये क्या है, तो ये मेटलिज्म है। देखिए शैवाल और कवक को मिलाने से लाइकेन बनता है, मतलब ये दोनों के मिक्सचर से बनता है, एक तरह से आप देखें यहाँ पे। तो ये दोनों एक्चुअली क्या होता है कि आपस में क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म मतलब कि दो जीव आपस में निर्भर करें एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, या ऐसे को कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हम इसे कहते हैं। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल आप पूछें तो क्या होगा, जैसे राइजोबियम आपको पता होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, दाल के पौधे में मिलता है, ठीक है, अरहर दाल का जो पौधा लगाते हैं हम लोग तो उसमें मिलता है ये बेसिकली। देखिए इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह का नोड्यूल बन जाता है, ठीक है, गांठ इस तरह से बन जाती है, और ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 100% जाएगा, इसी से पूछा जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, देखिए हमारे वातावरण में नाइट्रोजन तो 78% है, हमको पता है, सॉरी एन, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो कितना है 78% है। मगर इस नाइट्रोजन का कोई काम जो है पौधा ले पाता है क्या डायरेक्टली, पौधा इसे डायरेक्टली नहीं ले पाता, और हमें पता है कि नाइट्रोजन पौधा के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एक उर्वरक का काम करता है, ठीक है। तो मगर ये तो डायरेक्टली ले नहीं पाएगा, तो ये जो फिक्सेशन का काम है ये कई तरह से होता है, जैसे बिजली के चमकने के प्रक्रिया में भी ये क्या होता है, नाइट्रोजन जो है मिट्टी में चली जाती है, या कई बार एक राइजोबियम नामक एक ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, ये क्या करता है मिट्टी के अंदर रहेगा, और जो जड़ होगा जड़ में ये रहेगा, ठीक है, ये पौधे के जड़ में रहेगा। बेसिकली जो लिग्यूम्स होते हैं मतलब दाल वाला जो पौधा होता है जैसे अरहर दाल वगैरह, तो उसके ये जड़ में रहता है, और ये क्या करता है, ये जड़ से पौधा से अपना भोजन ले लिया, ठीक है, पौधा से जो ये बैक्टीरिया है अपना भोजन लिया और जिंदा है, और बदले में ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये मिट्टी को उर्वरक बना देता है। कैसे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। नाइट्रोजन जो था, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसको एक केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है ये, और वो केमिकल कंपाउंड फिर प्लांट जो है वो ले लेती है, ठीक है। तो ये आप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं इसे, हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम में सिम्बियोटिक पूछ दे, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है, उपोत्पाद का मतलब बाई प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे सबके में ही एंजाइम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मगर बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, और ये बीपीएससी ने इसका आंसर बी दिया था, मैं बता दूं, बट सही आंसर ई होगा। चलिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उसे आवास कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो बोन्स का जो स्टडी होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए जियोलॉजी के बारे में चर्चा की गई थी कि जियोलॉजी क्या होता है। देखिए, जियोलॉजी का मतलब होता है कि धरती का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, धरती की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अंदर का जो हम लोग कहेंगे स्टडी, और बाहर का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ये ध्यान रखेंगे आप, बाहर के स्ट्रक्चर की हम जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जियोग्राफी, जैसे मैप वगैरह हम लोग करते हैं,
बट अंदर की जो स्ट्रक्चर की हम लोग करते हैं स्टडी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर लावा है, मैग्मा है ना, उसके बाद मेंटल क्रोड, तो ये सारी स्टडी हम लोग जियोलॉजी में कहते हैं। चलिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेरोलॉजी के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो केरोसिन में। हमें पता है कि हम सोडियम इसीलिए इसमें रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो आंसर होगा केरोसिन। चलिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुलक का मतलब पॉलीमर, यहाँ पे आप जानते हैं। तो बहुलक किसका है? तो ये है आइसोप्रीन का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, तो शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। ये हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में। देखिए, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, कभी बढ़ा देगा कभी घटा देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। कई बार देखेंगे आप कि कई बार आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा, या कभी गुस्सा हो जाएंगे उस कंडीशन में, या कभी कभी क्या होता है, ये लहसुन खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये अमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन बी, और इसका यूनिट अमीटर होता है ए, याद रखेंगे, विद्युत धारा करंट की। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट I इक्वल टू, आपको पता होगा, Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/T। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो पावर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वॉट होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका pH वैल्यू 7 होता है? देखिए, किसका pH वैल्यू 7 होता है? तो मैंने कहा था उदासीन का होता है, और शुद्ध पानी भी उदासीन ही होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब है यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? देखिए, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होती है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसे हम कहते हैं प्रोटियम। पहला वाले को प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटियम, और तीसरा वाले को ट्रिटियम कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक का मतलब ये हुआ कि इसकी जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, परमाणु संख्या, वो क्या होगी? सेम होगी, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, मास नंबर क्या होगी? मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तीनों में ही जो एटॉमिक नंबर है इसका एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मगर H1 का आप देखेंगे, मतलब प्रोटियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक है, और इसका होता है हाइड्रोजन 2 का, मतलब ड्यूटियम का 2, और इसका होता है 3। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट प्रोटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो जब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या 1 हुई, तो एक ही इसका क्या हो जाएगा? मास नंबर भी होगा। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन पलट के इस तरह से दे दे, यहाँ पे ऑप्शन दे दे आपके पास हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, ऑप्शन दे दे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो प्रोटियम लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंगस्ट्रम इकाई किसकी है? देखिए, एंगस्ट्रम जो है इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एंगस्ट्रम जो है वो लेंथ इससे मेजर करते हैं हम लोग, कोई भी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगस्ट्रम लेंथ आप देख रहे हैं किसकी मेजर कर सकते हो आप? तरंग की दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या एक तरह का लेंथ ही है, तो यहाँ पे वेवलेंथ होगा आंसर, मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किन कारणों से किसके द्वारा होता है? देखिए, ये एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु। देखिए, क्वेश्चन रिपीट आपको 1-2 मैंने जानबूझकर दिया है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें यहीं पे। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ठीक है, तो आर्द्रता जो है आप कैसे मेजर करते हो? तो इसके लिए जो है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो हाइड्रोमीटर आप देख रहे हैं, हाइड्रोमीटर का यूज किस में करते हैं हम लोग? तो इसका यूज हम लोग करते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं हम लोग। क्या होता है भाई ये, है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ये याद रखेंगे। नो डायमेंशन नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जिसका निकालना है आपको स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में हम लोग क्या लेंगे, जैसे लिक्विड की यदि हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ले लेते हैं वाटर, क्या ले लेते हैं वाटर। लेकिन यदि हम लोग कोई गैस की निकालना चाह रहे हैं तो वहां पे हम ले लेते हैं एयर की, ठीक है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1000 होती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो इस यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। चलिए यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे देखिए पायरोमीटर नेक्स्ट टाइम में हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। पायरोमीटर से हम लोग टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। अभी जो कोरोना में जो मेजर किया जा रहा है वो एक तरह का पायरोमीटर ही आप कह सकते हो उसको, ठीक है। वो इंफ्रारेड वो क्या है, थर्मोमीटर है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दे, इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या है, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है, और कोविड-19 में अभी कौन सा यूज किया जा रहा है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे इंफ्रारेड थर्मोमीटर, या ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि पायरोमीटर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। इसकी कुछ पिक्चर में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हाइग्रोमीटर है, ठीक है, और ये है हाइड्रोमीटर। ये बैटरी में आपने यूज करते हुए देखा होगा, ठीक है। जो बैटरी आप चार्ज है या नहीं है आप देखे होंगे कि बैटरी में क्या करता है, एक इस तरह से जो है एक इस तरह का डिवाइस इसको यूज करते हैं और इसमें पानी का बुलबुला इस तरह से बढ़ता है, तो इस तरह से मेजर होता है कि बैटरी आपकी चार्ज है या नहीं। ये पायरोमीटर आप देख रहे हो, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है, तो इसको मैंने कर ही दिया था, हाइपोथैलेमस। चलिए यहाँ पे आपको सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे लिखा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो देखिए पहले समझ लीजिए कंसेप्ट को। ये जो आपको पता हो विबजियोर तो आपने सुना होगा, ठीक है, विबजियोर। तो ये जो विबजियोर होता है इसमें रेड का जो वेवलेंथ होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा का मतलब है समझे लंबाई ज्यादा है, तभी तो वो चीजें दिखेगी। इसलिए तो रेड कलर दूर से दिख जाता है। इसलिए तो जो रेड कलर है वो डेंजर के लिए लगाया जाता है कि आराम से दिख जाए दूर से ही। तो वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा और वायलेट का मतलब बैंगनी का सबसे कम होता है, सबसे कम। मगर आप नेक्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि फ्रीक्वेंसी बताइए कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा होता है। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, या स्पीड किसी की भी स्पीड हम ले लें। यहाँ पे लाइट के केस में लाइट की हम बात करेंगे तो स्पीड है ये, ठीक है। और v का न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि यह है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम लोग, आवृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं। और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला है। तो अब इसको देखेंगे यहाँ पे, तो न्यू इक्वल टू यदि निकालना चाहें आप तो ये हो जाएगा v बाई लैम्डा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य में क्या है, विपरीत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी होती है, रेड की, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, सही है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ वो बैंगनी से कम होगा, कभी नहीं होगा, कम होगा तो दिखेगा कैसे, है ना। ऑप्शन ए गलत है। बी ऑप्शन देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया था अभी और इस फॉर्मूला का हमने यूज किया था, फिर से यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F माइनस 32। बहुत ही शानदार सवाल हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये 40 हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे C के जगह में, क्योंकि सेल्सियस दिया हुआ है, और ये 5 हो गया, ये F माइनस 32। यहाँ पे यदि फ़ारेनहाइट देता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फ़ारेनहाइट के जगह में पुट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 8 जा, और क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा F माइनस 32, 8 9 जा 72। तो इस तरह पाएगा तो F इक्वल टू ये ऊपर 2 2 4 7 3 10, तो 104, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस पर मिला था।
तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, तो इस पे मिला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो क्या होता है, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, हम लोग करंट देते हैं और करंट देने के बाद ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इसका मतलब करंट जो है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा है, और घूमने का मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। तो ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, गतिज का मतलब यांत्रिक भी होता है, ठीक है, तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है, तो आपको पता है 70% वाटर होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से, एमीटर से मापी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, तो सभी होता है। दाब की इकाई क्या होती है, तो दाब की इकाई मैंने कहा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो यह भी देखिए पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, तरंगदैर्घ्य की है। चलिए आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये एक तरह का वसा है, फैट है, ऑप्शन सी। ईईजी जो है वो किसकी निगरानी के लिए यूज किया जाता है, तो ये जो है मस्तिष्क के लिए यूज किया गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब आप समझ सकते हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए स्ट्रेस का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से है, आप इसको इस तरह से खींच रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि इसको ये चाहेगा कि हम इसको खींचने से रोकें, ठीक है, तो ये रोकने के लिए क्या करता है, अंदर की ओर एक फोर्स लगाता है, अंदर की ओर इस तरह से, अंदर की ओर फोर्स लगता है दोनों तरफ से, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे पास्कल भी कहा जाता है, हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड क्या है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसकी केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसलिए इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है नंबर। कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, सदिश का मतलब वेक्टर होता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। जैसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग, वेग एक सदिश राशि है। कैसे, क्योंकि वेग जब हम बात करते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो हम कहेंगे कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पश्चिम में जा रही है, पूरब में जा रही है, तो डायरेक्शन जरूर देते हैं हम लोग। और इसी में जब डायरेक्शन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं स्केलर। जैसे स्केलर में एग्जांपल मैं दूंगा, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया स्पीड, तो स्पीड में हम जब लिखेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे हम ईस्ट वेस्ट नहीं लिखते हैं, बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कौन सा, देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, वेग भी वेक्टर है, बल भी वेक्टर है, वॉल्यूम आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे सदिश नहीं है, ये वॉल्यूम होता है v, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बेसिकली सोडा वाटर इस तरह का होता है, आपको पता होगा। एंड ये सोडा वाटर जो होता है इसमें होता क्या है, इस पानी में क्या मिला होता है, देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा होता है, ठीक है, सोडा का बाइकार्बोनेट इसमें मिक्स होता है। ऐसे भी आप कोको कोला वगैरह जो होता है उसमें भी CO2 गैस ही होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ब्रोमीन होती है, क्या होती है ये, तो ये ब्रोमीन एक लिक्विड होती है, राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पदार्थ के संवेग, संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम
की जो फॉर्मूला होती है हमें पता है कि मास इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है वेग, तो वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है, तो दोनों की रेशियो निकालनी है। इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी mv और वेलोसिटी का v, तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा m का मतलब मास, तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर, द्रव्यमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा, तब आप इसको बना पाओगे। यहाँ पे आंसर पारा होगा, Hg जिसे हम हिंदी में कहते हैं Hg, इसकी सिंबल है, राइट। तो मरकरी से हम कहते हैं हिंदी, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे तो पारा हो गया, मगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो बना सकते हो। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु को इंग्लिश में कहते हैं अलॉय। तो ये स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल जैसे आप नाइफ यूज करते हैं, चाकू जो यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील की ही बनी होती है, ठीक है। इसमें जंग रहित, मतलब जंग नहीं लगती उसमें जनरली। तो ये किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है लोहा और निकल नहीं होगा, लोहा और क्रोमियम, बिल्कुल लोहा और क्रोमियम ही होता है स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। इसमें थोड़ा कार्बन भी होता है बट बहुत कम होता है ये, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट में लोहा क्रोमियम कार्बन भी लिखा आपको ऑप्शन में मिले तो वो भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। एक सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कपूर है आपके पास, तो कपूर सॉलिड फॉर्म में है, मगर कपूर को आप खोल कर रख दीजिए, देखिए उड़ जाएगा, बिल्कुल गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में से हम कैम्फर कहते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल। उसके बाद नेप्थलीन है, ठीक है, नेप्थलीन जो होती है, ठीक है, तो नेप्थलीन भी वही होती है, आप उसको खोल कर रख देंगे तो उड़ जाएगा वो। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस से कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है। चयापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कौन सा करता है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, यहाँ पे जस्ता, इसे हम कहते हैं जिंक, Zn, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखिए इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, मगर उसमें आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। और इसकी पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखिए ये इस तरह का गैल्वेनाइज्ड है, ये इस तरह का चमकता है ये, है ना, जंग वगैरह नहीं लगती है। तो इसमें होता क्या है कि एक मान लीजिए कि एक लोहा है और उसमें एक परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड मींस जिंक की परत इसमें कोटिंग कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब विजिबल जिसे हम कहते हैं, जिसे देखा जा सके, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, उसकी लिमिट क्या होती है, तो ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम जो है किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है, तो ऑप्शन डी सल्फोनेट। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये क्या है, तो ऑप्शन डी जिप्सम। अभी आप जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए डबल बॉन्ड जब होगा, यहाँ पे सिंपल से समझिए आप कि सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उसे हम कहते हैं अल्केन, उसे क्या कहते हैं, अल्पेन। जैसे एग्जांपल CH4, ठीक है, CH4 मीथेन इसे हम कहते हैं। तो मीथेन क्या है, एक अल्केन है। तो मीथेन में हम जब लिखते हैं मीथेन तो लास्ट में एन लगा हुआ है, इसका मतलब ये अल्केन है, अल्केन ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, मगर डबल बॉन्ड वाला जब ग्रुप होगा, जैसे हम डबल बॉन्ड लगा दें, तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ से एक H ले लिए, एक H इधर से, हमें पता है कि कार्बन के लिए 4 चाहिए, ठीक है। कार्बन जो होता है आपको देखिए 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2,4, ठीक है। इसकी फार्मूला आपको पता होगी, 2n² से ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बोर का ये था, अब 2,4 हो गया, इसका मतलब लास्ट में कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसमें क्या हो जाएगी, तो 4 बॉन्ड ये बनाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2 5, तो इससे कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, तो जितना चाहिए होता है ऑक्टेट मतलब 8 पूरा करने के लिए वही बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे चूंकि 4 चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए, इसलिए इसका बॉन्ड हो जाएगा 4।
तो 4 में यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 पूरा हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ देना होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ देना होगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए CH2, ठीक है, और फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गई आपकी, ये ग्रुप हम जब डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इसके हम कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं, राइट। और अल्कीन में ये देखिए मीथेन और इथेन है, एक में होता है मीथेन, दूसरा में इथेन, फिर प्रोपेन, इस तरह से बढ़ता है। यहाँ पे हो जाएगा इथीन। यहाँ पे क्या होगा आंसर आपको बताना है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु, 2 कार्बन है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह का हो ना स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम क्या है, अभी मैंने कहा, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे अल्केन नहीं होगा, अल्कीन, इन वाला ग्रुप होगा तो अल्कीन हो जाएगा। और आइन जो होता है, ठीक है, तो आइन क्या होता है, आइन वो होता है ट्रिपल बॉन्ड में। जैसे ट्रिपल बॉन्ड यदि 2 कार्बन के बीच हो, जैसे ये वाला, तो ये हो जाएगा आइन। यहाँ पे मैंने केमिकल फॉर्मूला सारा दिखाया है। जैसे अल्केन के लिए ये होता है CnH2n+2, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से अल्कीन के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला, अल्काइन के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। देखिए सिरका को हम विनेगर भी कहते हैं, तो इसका जो रासायनिक ये होता है, नाम होता है, उसे कहते हैं हम एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे पोटेशियम आपको देखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे होगा, और यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे आप यहाँ पे गोल्ड देख रहे हो। तो ये वाली सीरीज आपको याद रखनी है। बहुत बुक में आंसर गलत दिया हुआ रहता है, लिख दिया रहता है सोडियम, बट नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नीला थोथा रासायनिक रूप है। नीला थोथा जो है इसे हम तूतिया भी कहते हैं, ठीक है, और कॉपर सल्फेट होता है बेसिकली। ये कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं तूतिया, ठीक है। तो ये नीले कलर का दिखता है, आप देखे होंगे लैब में, तो ये है कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। धनावेशित का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से आप जानते हैं बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो धनावेशित होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है ये। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो नाभिक क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। देखिए इतना मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं व्यूज के लिए तो कुछ भी बना दूं, बट वो मेरे यहाँ से वो सही नहीं होगा। मेरा व्यूज का काम नहीं है। मेरा वीडियो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप कोई एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। मेरा वही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो हमेशा आप बिल्कुल निडर रहें कि आपको क्रैक करवाना मेरा काम है। आप मेहनत अपनी ओर से देते रहें, बाकी तो भगवान का लक है। चलिए अब करते हैं हम लोग, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। देखिए आपने इस तरह का देखा होगा सेटअप। तो ये वाला जो मेरून होता है ना, ये वाली एसिटिलीन गैस की सिलेंडर होती है, और ब्लैक सिलेंडर जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की, राइट। तो हमें पता है कि जो ये होती है वेल्डिंग, हम लोग जो गैस वेल्डिंग, ये गैस वेल्डिंग का ये है। वेल्डिंग बहुत तरह की होती है, जैसे आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग है। तो यहाँ पे गैस वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। तो गैस के थ्रू जो वेल्डिंग होती है, तो एक तो यहाँ पे एसिटिलीन गैस होगा और दूसरा होगा ऑक्सीजन गैस। दोनों का यूज करके हम फ्लेम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि ऑक्सीजन टैंक जो होता है वो ब्लैक होता है। ये एग्जाम में पूछता है बहुत बार, कई बार ग्रीन भी होता है, ठीक है, बट स्टैंडर्ड कलर्स का जो है वो ब्लैक होता है। एसिटिलीन जो होता है टैंक, उसका मरून होता है या रेड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। एकलक का मतलब होता है मोनोमर। तो किसका मोनोमर है, बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, राइट। तो क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन ए टेट्रोफ्लोरोएथिलीन इज द राइट आंसर। ये इसकी आप देख रहे हो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो जाएगी C2H4, ठीक है, सॉरी H4 नहीं, F4। चलिए नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, हेरिडिटरी जिसको हम लोग कहते हैं, अनुवांशिक का मतलब हेरिडिटरी, मतलब कि अपने
कोई फादर है, फादर से बच्चे में जब कोई ट्रांसफर हो जाता है कोई क्वालिटी, तो उसको हम कहते हैं हेरिडेटरी। या कोई मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे में जब ट्रांसफर कर देता है वो, तो उस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो ये डीएनए के कारण होता है, ऑप्शन डी। इसलिए करते हैं ना कई बार बच्चे का चेक करने के लिए उसका बेटा है या नहीं, डीएनए चेक करते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विटामिन D2 होगा, मगर कैसे होगा देखिए, मैंने इसकी लिस्ट बनाई हुई है। देखिए विटामिन डी की हम बात करें तो ये डेफिनेटली मैंने यहाँ पे 5 तरह की बताई हुई है। और विटामिन D1 को कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विद ल्यूमिस्ट्रॉल। तो इस तरह से मैंने विटामिन डी को क्या कहते हैं, विटामिन 3, विटामिन 4। आपको ये वाली याद रखनी है और ये वाली लिस्ट आपको याद रखनी होगी। आपको ये वाला डेटा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, फालतू डेटा है। बाकी जो डेटा है ये वाली डेटा भी याद आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ डेटा याद रखना है, ये वाला डेटा और तीसरा ये वाला। ये तीनों डेटा आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था अर्गो कैल्सीफेरॉल, देखिए यहाँ विटामिन डी, तो यहाँ पे विटामिन डी दिया हुआ है, डी का भी अलग अलग डिवीजन होता है, ठीक है। तो अर्गो कैल्सीफेरॉल और ये रिकेट्स, इसकी कमी के कारण क्या होता है, रिकेट होता है। देखिए ये जो है ये बीमारी है, मीन्स विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ये आप चीजें याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। देखिए टोकोफेरॉल जो है इसमें बेरी बेरी नहीं होगा, है ना। देखिए बेरी बेरी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 के कमी के कारण होता है बेरी बेरी। तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत होगा। यहाँ इसके जगह में यदि थाइमिन लिखा रहता तो ये सही होता, ठीक है, थाइमिन, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो केमिकल नेम है वो थाइमिन है, राइट। तो ये गलत है ये वाली, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता होगा। तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उसमें बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है और इसमें 2 चीजें होती है, एक तो फिनॉल और दूसरा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो ये जो है कौन सी एंटीबायोटिक औषधि है आपको बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास क्विनिन, सर्फाकोडिन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। देखिए विटामिन B1 संतरा, ये सही है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। उसके बाद ये आपका विटामिन ई है, वीट जर्मिनेटेड ऑयल इसे हम कहते हैं। बोरो प्लस वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें ये मिलता है, ठीक है। वीट बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो ये भी सही है, सारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किस में होता है? तो ये लीवर में होता है विटामिन ए। चलिए, और निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा एसिड रेन जिसे हम कहते हैं, तो एसिड रेन में होती है सबसे अधिक। तो यहाँ पे H2SO4 की सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में मिलता है, ठीक है। तो महिलाओं में ये बेसिकली मिलता है, और ये क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन में ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो उस टाइम में महिलाओं में ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्राव होता है, जिससे दूध का निर्माण वगैरह होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी। चलिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन के यूज से बनाया जाता है। 32 है, आपको बताना है कि सही कोड क्या है। त्वचा कैंसर मतलब स्किन कैंसर किससे होता है? तो स्किन कैंसर मैं बताता चलूँ, यहाँ पे स्किन कैंसर होता है आपका अल्ट्रावायलेट, जिसे हम कहते हैं परावैंगनिक प्रकाश। तो अल्ट्रावायलेट से होता है, तो ये होगा डी, ए का 2। बी नंबर देखिए, ध्वनि प्रदूषण, तो डेसिबल होता है, आपको पता है कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, इसको लिखते हैं डीबी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी का 3। और सी का क्या हो जाएगा, देखिए वैश्विक तापमान मतलब कि ग्लोबल जो होता है वार्मिंग जो हो रही है वो किसके कारण हो रहा है? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4, क्योंकि इसी के कारण ये क्या होता है, बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन जो है छिद्र है, ये क्या होगा, यहाँ पे डी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के कारण होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 चेक करें कौन सा है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। कमेंट में आप जवाब दें
कि ओजोन छिद्र जो छिद्र है वो अभी कम हो रही है। ठीक है, अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र है वो भी काफी कम हो रही है। कौन सा प्रोटोकॉल इसमें यूज किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। क्या ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या नहीं है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए, आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन है। देखिए, हिग्स एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने एक गॉड पार्टिकल की खोज करी थी। अब बेसिकली ये इसमें है ये क्या, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। बेसिकली क्या होता है, कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास होता है, राइट, वो मास ये गॉड पार्टिकल होने के वजह से होता है। बेसिकली एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात की, जब उससे कोई पार्टिकल गुजरेगा तो उसमें वो मास आ जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है वो मासलेस माना जाता है। ठीक है, मासलेस कोई ऑब्जेक्ट तब माना जाएगा जब लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करती हो। यदि लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रही है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ मास है, और वो इसी इन्वायरमेंट के कारण होता है, जिसे हिग्स बोसोन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 35, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया जिसे हम कहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। बल गुणनफल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल को कहते हैं फोर्स। तो किसका प्रोडक्ट है? फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच? ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग। तो बल का मतलब क्या होता है? F इक्वल टू ma होता है। तो मास इंटू एक्सलेशन होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण किसमें है? तो ऑप्शन बी सही है ये। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए, अच्छा एक सवाल का जवाब मुझे दे सकते हो आप, इसकी लिंक मैं दे दूंगा। चलिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा आपके लिए, राइट। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात कर रहा था। यदि आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं इसमें, कि जैसे मान लीजिए 1000 मीटर को हम 1 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं क्या? 1 × 1.0 10⁻³ भी लिख सकते हैं क्या? या 1 10 × 10⁻² भी लिख सकते हैं क्या? आपको लग रहा होगा लिख सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा आइकन में, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, इतना तो हक बनता है भाई लोग। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।